नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नोटबंदी का 1 महीना पूरा होने पर आज विपक्ष मनाएगा काला दिवस। 16 दलों का संसद परिसर में धरना प्रदर्शन। वित्त मंत्री ने माना देश में है नोटों की कमी। अमेरिका समेत 5 देशों से हैक हुए थे कांग्रेस और राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल। दिल्ली पुलिस सर्विस प्रोवाइडर से मांगेगी ब्यौरा। 5 देशों की अदालतों से मांग सकती है मदद। अपराध के दायरे में हो मतदाताओं को घूस देना और पेड न्यूज। चुनाव आयोग की केंद्र को सिफारिश। चुनाव न लड़ने वाले 400 दलों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू। कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव के खिलाफ नहीं है पुख्ता सबूत। सरताज अजीज के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया में खबर। पाकिस्तान सरकार का इनकार। भारत इंग्लैंड टेस्ट मैचों पर बीसीसीआई खर्च करेगा 1 करोड़ 33 लाख। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी। मुंबई में आज से चौथा टेस्ट। नोटबंदी के फैसले को आज 1 महीना पूरा हो गया है। इस फैसले से लोगों को हो रही परेशानी को लेकर एकजुट विपक्ष आज काला दिवस मना रहा है। इस मौके पर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी और वाम दलों समेत करीब 16 पार्टियों के सांसद हिस्सा लेंगे। इस मामले को विपक्ष लगातार संसद और संसद के बाहर उठाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को देश के नाम संबोधन में 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने की घोषणा की थी, जिसके बाद से यह मामला काफी गर्मा गया है। पंचानन मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। पंचानन, हम देख रहे हैं संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही नोटबंदी को लेकर संसद में गतिरोध कायम है। आज संसद भवन परिसर में काला दिवस मनाया जा रहा है। एक बार फिर कोशिश हो रही है इस मुद्दे पर, विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ प्रीति, देखिए जब से ये संसद का सत्र शुरू हुआ है, शीतकालीन सत्र, उसमें कार्यवाही जो है बिल्कुल नहीं चल पाई है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो नोटबंदी का रहा है। 8 तारीख को ऐलान हुआ, 1 महीना उसका पूरा हो गया। विपक्ष लगातार एकजुट है कि लोगों को, जनता को दिक्कतें हो रही हैं। एटीएम में लंबी लाइनें हैं और बैंकों में कैश तक नहीं है, तो लोग अपना काम कैसे करेंगे। तो उस 1 महीने के ठीक बाद 8 तारीख को ही ये काला दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें कि अपोजिशन जो है वो संसद भवन के अंदर और बाहर भी कहा जा रहा है कि इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और विपक्ष ने इसका एक बड़ा मुद्दा इसलिए बनाया कि प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की जा रही है संसद के दोनों ही सदनों में, और चर्चा भी इसमें शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि लोकसभा में कुछ तेवर नरम पड़े हैं और कहा गया है कि किसी वोटिंग के नियम को छोड़कर अगर प्रश्नकाल को स्थगित किया जाए तो उसके बाद चर्चा हो सकती है। लेकिन जैसा कि आज प्रधानमंत्री मौजूद रह सकते हैं, तो कोशिश ये है सरकार की कि चर्चा कराई जाए। लेकिन अपोजिशन ये साफ देखा जा रहा है कि उसमें कई कारण ऐसे हैं, जैसे आरबीआई की जो कल गवर्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा गया कि जीडीपी पे असर पड़ रहा है, उसको विपक्ष ने मुद्दा बनाया है। उसके बाद ये है कि बैंकों में लंबी कतारें हैं, कैश नहीं है, तो मुद्दा बना रहा है। तो कई कारण ऐसे हैं विपक्ष के पास जो सरकार को घेरने की कोशिश है, और ये काला दिवस उसी को उभारने की कोशिश है कि सरकार की नाकामी को दिखाया जाए। विपक्ष की एकजुटता इसी को दिखाने की एक बड़ी कोशिश माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 16 पार्टियों के सांसद आज हिस्सा लेंगे काला दिवस संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास। आज विपक्ष की तरफ से मनाया जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर हमने देखा है कि संसद की कार्रवाई भी लगातार बाधित रही है शीतकालीन सत्र में। दूसरी तरफ नोटबंदी से जुड़े मुद्दों पर बनी मुख्यमंत्री और विशेषज्ञों की केंद्रीय समिति आज मुंबई में आरबीआई मुख्यालय में अपनी पहली बैठक करेगी। समिति का नेतृत्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के हाथों में है। बुधवार को उन्होंने बताया कि बैठक में देश को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में तब्दील करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हालांकि उन्होंने लोगों की तकलीफ को स्वीकार किया, लेकिन देश में बदलाव के लिए इस कदम को जरूरी भी बताया। इस समिति में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया समेत कई वरिष्ठ अधिकारी इस समिति के सदस्य हैं। और राज्यसभा में गतिरोध की वजह से बुधवार को भी नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष ने सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी और लोगों को हो रही परेशानियों के लिए माफी की मांग की।
सरकार ने गतिरोध को विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बताया। कांग्रेस ने ज्यादातर पुराने नोट के बैंकों के पास जमा होने के बाद नोटबंदी के औचित्य पर सवाल उठाए। सदन में नोटबंदी पर चर्चा को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर बुधवार को भी जारी रहा। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से 84 लोगों की जानें गईं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से लोगों का रोजगार छिन गया है और कामगारों की छटनी हो रही है। उन्होंने पूछा कि जब सभी नोट वापस आ जाएंगे तो काला धन कहाँ है। नेता विपक्ष ने आरबीआई से बैंकों में जमा नोटों का फिगर भी मांगा। ये इतनी बड़ी स्कीम लाई जिसके चलते आज इतने दर्जनों लोगों को अपनी जान खुद लेना पड़ी। तो मेरा सवाल ये था कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए भी तो कोई जिम्मेदार इस सदन को ठहराना चाहिए। बीएसपी सांसद मायावती और समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने भी लोगों की परेशानियों का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री से माफी की मांग की। पूरे देश में मची हुई है, लोग बड़े दुखी हैं, अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है। काफी लोग मर चुके हैं, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। ये जो सत्ता पक्ष है इसने पूरे देश को विकलांग कर दिया। पूरे देश सरकार की तरफ से नेता सदन अरुण जेटली ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री चर्चा में भाग लेंगे। उन्होंने सदन में गतिरोध को विपक्ष की रणनीति करार दिया। किसी न किसी बहाने को लेकर रोज उस चर्चा को रोकने का प्रयास ये सारा विपक्ष करता है और विपक्ष का ये प्रयास रहता है कि 2 मिनट के लिए 0 आवर में विषय उठा दिया जाए, टेलीविजन कवरेज के लिए वो विषय उठे, लेकिन देश की जानकारी के लिए जो विस्तृत चर्चा होनी चाहिए उसकी अनुमति सदन में न दी जाए। सदन में गतिरोध की वजह से पहले शून्यकाल और फिर प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। भोजन अवकाश के बाद भी विपक्ष सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग पर अड़ा रहा। 2G scam, on the discussion on that was the precedent. I'm referring back. We all insisted, including me, that the Prime Minister should be present to listen to us. For 2 full days, the then Prime Minister was present. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने लोकसभा की कार्यवाही को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि ना तो स्पीकर और ना ही संसदीय कार्य मंत्री सदन को चला रहे हैं। उन्होंने अपनी नाखुशी संसदीय कार्य मंत्री से भी जताई। लालकृष्ण आडवाणी की ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब बुधवार को भी लोकसभा में कोई विधायी काम नहीं हो सका। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने चर्चा के बाद मत विभाजन की मांग दोहराई। इससे कार्रवाई में बार बार अवरोध हुआ। दोपहर 2 बजे नियम 193 के तहत चर्चा शुरू भी हुई। टीआरएस सांसद जितेंद्र रेड्डी ने बोलना शुरू किया, लेकिन अवरोध के चलते कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के मुद्दे पर संसद नहीं चलने देने पर विपक्ष की निंदा की। साथ ही बीजेपी सांसदों को जनता के बीच कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी का प्रचार करने की सलाह दी। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले बुधवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोटबंदी पर जनता साथ है, लेकिन विपक्ष राजनीतिक एजेंडे के तहत संसद नहीं चलने दे रहा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के रवैये को अलोकतांत्रिक बताते हुए इसकी निंदा की। केवल राजनीतिक एजेंडा से हर दिन गोल पोस्ट चेंज करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों सदन में आएंगे, वहां जवाब भी देंगे। ये सारे कहने के बावजूद भी जो गतिरोध पैदा कर रहे हैं कांग्रेस, तृणमूल और बाकी विपक्ष, इसका कड़ी निंदा की। उधर संसद परिसर में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। इसमें नोटबंदी से लोगों को हो रही दिक्कत को लेकर नियम 184 के तहत चर्चा की मांग जारी रखने का फैसला किया गया। विपक्ष संसद में गतिरोध के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। आप तैयार नहीं है, आप चुप उसको डिस्कस करके छोड़ना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं भाई उसके ऊपर वोटिंग हो, और वोटिंग के लिए आप क्यों नहीं तैयार है? आपके पास तो 330 लोग हैं एनडीए के, इसके बावजूद भाग रहे हैं क्यों?
तो हम डिस्कशन के लिए तैयार है। उनकी क्या राय, हमारी क्या राय, पूरा देश तंग है, हमारी नजर से परेशान है, तो बहस तो होना चाहिए। तो कौन बहस कराएगा? सरकार की तरफ से कोई पहल होना चाहिए ना। मौजूदा सत्र में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नोटबंदी के मुद्दे पर लगातार बाधित हो रही है। सरकार और विपक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने माना है कि नोटबंदी की वजह से बाजार में नकदी की किल्लत बनी हुई है। लोगों को हो रही तकलीफ पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि परेशानी थोड़े समय के लिए ही है और सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। पेट्रोटेक सम्मेलन में घरेलू और वैश्विक निवेशकों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस फैसले से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और भविष्य में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि होगी। अरुण जेटली ने बताया कि रकम जमा होने से बैंकों के पास कर्ज देने के लिए ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा। आरबीआई ने नोटबंदी के चलते मौजूदा वित्तीय वर्ष में विकास दर का अनुमान 7.6% से घटाकर 7.1% कर दिया है। बुधवार को मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू पेश करते हुए आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि नोटबंदी के चलते व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और संगठित क्षेत्र में कुछ समय के लिए असर पड़ेगा। आरबीआई के मुताबिक नोटबंदी के बाद से 11,85,000 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा हुए हैं और अभी तक 4 लाख करोड़ रुपए की करेंसी जारी की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला जल्दबाजी में नहीं किया गया। गोवा में पिछले 24 घंटों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए नोट पकड़े जा चुके हैं। बुधवार को पुलिस ने 2 लोगों को 2,000 रुपए के नए नोटों की 70 लाख रुपए की रकम के साथ गिरफ्तार किया। आयकर विभाग को मामले की सूचना दे दी गई है। पकड़े गए लोगों से नए नोट हासिल करने को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी करके आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक और इन्फॉर्मेशन मिली थी यहाँ पे, तो पुरुरी पुलिस स्टेशन की एक टीम ने जाके रिलायबल इन्फॉर्मेशन थी, तो एक इस बंदे को इंटरसेप्ट करके और 70 लाख की वर्थ न्यू 2000 की जो करेंसी है उसको हमने अभी अटैच किया है। तो कुल मिला के पिछले 24 आवर्स में गोवा पुलिस ने अराउंड 1 करोड़ 5 लाख के आसपास न्यू करेंसी को, वाले नोट्स को अभी हमने जब्त किया। केंद्र सरकार ने अगले लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी हो चुकी ईवीएम मशीनों को चलन से बाहर करने के लिए चुनाव आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कल शाम हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट समेत कई अहम फैसले लिए गए। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक की शुरुआत से पहले तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन पर शोक जताया गया। बैठक में पुणे मेट्रो रेल के पहले फेज को मंजूरी दी गई। इसके तहत 2 कॉरिडोर तैयार होने हैं, जिनके निर्माण पर तकरीबन 11,420 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से लगभग 50 लाख की आबादी को फायदा होगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के वोटिंग मशीन खरीदने के प्रस्ताव को भी सरकार ने पास कर दिया है। निर्वाचन आयोग 1009 करोड़ रुपए की नई किस्त से अगले आम चुनाव के लिए नए ईवीएम मशीनें खरीद सकेगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन फंड को भी बढ़ाया गया है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए अलग से 1584 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। साथ ही इस परियोजना के पूरे होने का वक्त 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों को भी राहत देने का फैसला किया है। कैबिनेट की इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी ने कंपनियों को दी जाने वाली पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई देशों के साथ अहम समझौतों को भी मंजूरी दी। इसमें व्यापार में सुगमता समेत कई पहलू शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित।
पिछले हफ्ते हैक किए गए राहुल गांधी और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को 5 देशों से संचालित किया गया था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जिन आईपी एड्रेस से अकाउंट हैक किए गए वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। ऐसे में अब इन देशों के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से ब्यौरा मांगा जाएगा ताकि जांच आगे बढ़ सके। हाल ही में हैक किए गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को अमेरिका सहित 5 देशों से संचालित किया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ट्विटर हैंडल लॉग से जाहिर होता है कि दोनों अकाउंट स्वीडन, रोमानिया, अमेरिका, कनाडा और थाईलैंड से संचालित किए गए। अब दिल्ली पुलिस इन देशों के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को पत्र लिखेगी ताकि आरोपियों का ब्यौरा साझा किया जाए और जांच आगे बढ़ सके। इन देशों से 30 नवंबर को रात 9:15 बजे से रात 9:30 बजे तक और 1 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से अकाउंट में सेंध लगाई गई। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा को ट्विटर मुख्यालय से करीब 3-4 दिन पहले उन आईपी एड्रेस का जवाब मिला था जिनका इस्तेमाल हैकरों ने किया था। पीटीआई के मुताबिक अगर पुलिस को आवश्यक ब्यौरा नहीं मिला तो वे मदद के लिए 5 देशों में सक्षम अदालतों को अनुरोध पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। हालांकि पुलिस को कांग्रेस सर्वर से पार्टी की वेबसाइट का लॉग ब्यौरा मिलना अभी बाकी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से आर्थिक अपराध शाखा को 2 शिकायतें मिलने के बाद 2 ट्विटर अकाउंट हैक के सिलसिले में पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए थे। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट 30 नवंबर को हैक किया गया था और कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की गई थी। पार्टी ने दावा किया था कि 1 दिसंबर को उनका ईमेल अकाउंट भी हैक कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक दोनों मामले आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में मौजूद लगभग 1900 राजनीतिक पार्टियों में से तकरीबन 400 ऐसी हैं जिन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त नजीम जैदी के मुताबिक ये पार्टियां संदेहास्पद हैं। उन्होंने शंका जाहिर की है कि इन पार्टियों का गठन काले धन को सफेद करने के उद्देश्य से भी किया जा सकता है। आयोग ने ऐसी पार्टियों को लिस्ट तैयार करना अब शुरू कर दिया है। इन राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द की जा सकती है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने केंद्र से ये सिफारिश भी की है कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत दिए जाने को कड़े अपराध के दायरे में लाया जाए ताकि ऐसी पार्टियों के नेताओं को गिरफ्तार किया जा सके और वो जमानत ना ले सकें। आयोग ने चुनाव के दौरान हलफनामे में गलत जानकारी देने वाले उम्मीदवारों को 6 महीने से 2 साल तक जेल भेजने की सिफारिश भी की है। कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर सामने आया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने माना कि जाधव से जुड़े डॉजियर में सिर्फ इकबालिया बयान शामिल है। हालांकि अब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय कह रहा है कि अजीज ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने माना कि कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को लेकर अपर्याप्त सबूत सौंपे गए हैं। न्यूज चैनल जियो टीवी के मुताबिक सीनेट के सामने अजीज ने कहा कि इस मामले में अभी और सबूतों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जाधव से जुड़े डॉजियर में सिर्फ इकबालिया बयान शामिल है और सरकार के पास कोई निर्णायक सबूत नहीं है। अब ये संबंधित अधिकारियों पर है कि वे ज्यादा सबूत मुहैया कराएं। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बुधवार शाम बयान जारी कर कुलभूषण जाधव को लेकर सरताज अजीज के हवाले से कही जा रही बात को पूरी तरह से गलत बताया है। पाकिस्तानी एजेंसियों का दावा है कि ईरान से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया और वो पाकिस्तान के अंदर विध्वंसक गतिविधियों की योजना बना रहा था। पाकिस्तानी सेना ने जाधव के इकबालिया बयान वाला वीडियो जारी कर दावा किया था कि जाधव भारतीय नौसेना से जुड़ा है। भारत ने माना था कि जाधव भारतीय नौसेना से रिटायर्ड है, लेकिन सरकार के संपर्क में होने के आरोपों को पहले ही पूरी तरह खारिज कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बुधवार को संसदीय समिति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की और सेना के ठिकानों में लगातार हो रहे हमलों को लेकर पूछताछ की। कमेटी ने अधिकारियों से पूछा कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने क्या कदम उठाए हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने भरोसा दिलाया कि सेना अपने ठिकानों की सुरक्षा का ऑडिट कर रही है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। गृह सचिव राजीव महर्षि ने बताया कि नगरोटा हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के प्रमुख पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने नगरोटा आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि भले ही सर्जिकल स्ट्राइक हो गई हो, लेकिन इसके बाद भी सीमा पार से आतंकवाद का नाम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व गृह मंत्री ने नगरोटा के आतंकी हमले को
मुंबई हमले के समान करार दिया। संसदीय कमेटी में सभी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं। बुधवार को एआईएडीएमके ने दावा किया कि जयललिता की बीमारी की खबर और निधन के सदमे की वजह से 77 लोगों की मौत हो गई। पार्टी ने मरने वालों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। हालांकि केंद्रीय खुफिया विभाग के अनुमान से 30 लोगों की ही जान गई है, जबकि 4 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की। एआईएडीएमके ने यह साफ नहीं किया कि बीमारी का मतलब 22 सितंबर को जयललिता के अस्पताल में भर्ती कराए जाने से था या 4 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने से। अंडमान के हैवलॉक और नील द्वीपों पर भारी बारिश के बाद करीब 1400 पर्यटक फंस गए हैं। दोनों द्वीपों के 10 गांवों पर भी असर पड़ा है और जरूरी चीजों की आपूर्ति रुक गई है। ये दोनों द्वीप पोर्ट ब्लेयर से करीब 40 किलोमीटर दूर हैं। नौसेना ने सैलानियों को बचाने के लिए 4 जहाज भेजे हैं। तूफान के कारण दोनों द्वीपों पर भारी बारिश के साथ तेज हवा चल रही है। इससे बचाव के काम में बाधा आ रही है। कई जगहों पर बिजली भी गुल है। इंटरनेट और मोबाइल सेवा भी बाधित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में अंडमान द्वीपों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, जिसकी वजह से मछुआरों को अगली सूचना तक समुद्र में ना जाने की हिदायत दी गई है। तूफान का यह दौर 11 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश के तट को पार कर सकता है। दिल्ली समेत उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है। कोहरे के चलते देश भर में पिछले 24 घंटों में 320 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं 15 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में भी देरी हुई, जबकि एक घरेलू उड़ान को रद्द करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरे की वजह से जिंदगी की रफ्तार जैसे थम सी गई है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतों तक कि एक कदम तक नहीं दिस रहा कि की हाल मानना, अगले बने डर ना गड्डी चला रहे हैं, मोगे जा रहे हैं अपन इस टाइम। बहुत ज्यादा धुंध है, हाथ नहीं खुलते हुए, एनी ठंड है, स्कूटर चलाने बहुत दिक्कत आ रही है और लाइट जगा के चलाना पैंदा पिया है। कोहरे का यातायात पर भी काफी असर पड़ा है। दिल्ली में 94 ट्रेनें देरी से चली तो 15 ट्रेनों के समय में बदलाव किए गए, वहीं एक ट्रेन को रद्द करना पड़ा। हवाई यातायात का भी ऐसा ही हाल है। कोहरे की वजह से 6 अंतर्राष्ट्रीय और 7 घरेलू उड़ानों में देरी हुई, जबकि एक घरेलू उड़ान को रद्द कर दिया गया। फिलहाल कोहरे से निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 से 3 दिन तक उत्तर भारत में कोहरे का सितम जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में कल हुए बड़े विमान हादसे में सभी 48 यात्रियों की मौत हो गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट PK661 चित्राल से इस्लामाबाद आ रही थी। एबटाबाद के पास इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। विमान में 3 विदेशी नागरिक भी सवार थे। फ्लाइट दोपहर करीब 3:30 बजे चित्राल से उड़ी थी। पाकिस्तानी सेना ने दुर्घटना स्थल के पास हेलीकॉप्टर और जवानों को भेजा है। इराक के अल कैम इलाके में हुए हवाई हमले में 63 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि हमला किसने किया। सीरिया से सटे शहर पर अज्ञात जेट विमान से मिसाइल हमला किया गया, जो निशाने से चूकने पर रिहायशी इलाके में जा गिरा। चश्मदीदों के मुताबिक मिसाइल के निशाने पर इस्लामिक स्टेट का हेडक्वार्टर मानी जाने वाली एक इमारत थी। टाटा स्टील ने ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में उत्पादन जारी रखने की घोषणा की है। इससे पहले कंपनी ने कारोबार बेचने की पेशकश की थी, जिसके बाद हजारों कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया था। कंपनी ने इसे भविष्य की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है। हालांकि कर्मचारी अब भी पेंशन योजनाओं में हुए बदलावों से सहमत नहीं हैं। टाटा स्टील के वेल्स और पोर्ट टेलबट के कारखानों में करीब 11,000 लोग काम करते हैं। कंपनी ने अगले 5 साल तक लोगों को नौकरी से जबरदस्ती नहीं निकाले जाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को मुंबई और चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 2 टेस्ट मैचों और 3 एक दिवसीय मैचों और 3 T20 मैचों पर होने वाले खर्च को लेकर राहत दी है। बुधवार को कोर्ट ने बीसीसीआई को कुल 2 करोड़ 83 लाख रुपए अपने खाते में से खर्च करने की इजाजत दे दी। अदालत ने इन 2 टेस्ट मैचों के लिए बोर्ड को 1 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च करने के लिए मंजूरी दी है। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच थोड़ी देर बाद मुंबई में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मैच
शुरू होने वाला है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। सीरीज में 2-0 से आगे चल रही भारतीय टीम का इरादा इस मैच को जीतकर 3-0 की अजेय बढ़त बनाने का होगा। वहीं इंग्लैंड को पहली जीत की तलाश होगी। दोनों टीमों के बीच 9 से 13 नवंबर के बीच खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था। इसके बाद टीम इंडिया ने मोहाली में दूसरा टेस्ट 246 रन से जीता था। विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम को 8 विकेट से शानदार जीत मिली थी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। नोटबंदी का 1 महीना पूरा होने पर आज विपक्ष मनाएगा काला दिवस। 16 दलों का संसद परिसर में धरना प्रदर्शन। वित्त मंत्री ने माना देश में है नोटों की कमी। अमेरिका समेत 5 देशों से हैक हुए थे कांग्रेस और राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल। दिल्ली पुलिस सर्विस प्रोवाइडर से मांगेगी ब्यौरा। 5 देशों की अदालतों से मांग सकती है मदद। अपराध के दायरे में हो मतदाताओं को घूस देना और पेड न्यूज। चुनाव आयोग की केंद्र को सिफारिश। चुनाव न लड़ने वाले 400 दलों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू। कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव के खिलाफ नहीं है पुख्ता सबूत। सरताज अजीज के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया में खबर। पाकिस्तान सरकार का इनकार। और भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच पर बीसीसीआई खर्च करेगा 1 करोड़ 33 लाख। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी। मुंबई में आज से चौथा टेस्ट। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।